नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2018 का मसौदा जारी किया है। नई पॉलिसी में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए खास फोकस दिख रहा है। ड्राफ्ट पॉलिसी में 2025 तक भारत में $400 अरब के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 2025 तक 1 बिलियन मोबाइल हैंडसेट के उत्पादन का लक्ष्य भी है। इस ड्राफ्ट पॉलिसी में 2025 में मोबाइल फोन उत्पादन को 500 मिलियन इकाई से बढ़ाकर 1 अरब मोबाइल फोन इकाई तक पहुंचाना शामिल है। और इस पॉलिसी में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में $400 अरब के राजस्व का लक्ष्य भी रखा गया है। इसमें मोबाइल फोन निर्माण का हिस्सा लगभग 190 अरब डॉलर होगा। इस ड्राफ्ट पॉलिसी में 20 ग्रीनफील्ड और 3 ब्राउनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए 3,898 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया गया है। इस राशि में 1,577 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। तो समझेंगे कि इस नई ड्राफ्ट पॉलिसी को असल में किस तरीके से इसमें लक्ष्य रखे गए हैं और फ्यूचर जो भविष्य की दिशा है वो क्या दिख रही है, और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस पॉलिसी में कितनी उनको सहूलियत बढ़ेगी या फिर क्या कुछ आपत्तियां हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। मनु सेठ हमारे साथ हैं, निदेशक हैं CMI से। मनु, स्वागत है आपका। हमारे साथ गणपति सुब्रमण्यम हैं, ब्यूरो चीफ हैं पुथिया तलिमरई से। गणपति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। SD सक्सेना है, विशेषज्ञ हैं दूरसंचार से। आपका स्वागत है सर। शुरुआत में गणपति आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस पॉलिसी के बारे में, ड्राफ्ट जो पॉलिसी है जिसका मसौदा जारी किया है सरकार ने, पहले की पॉलिसी से कितनी अलग दिख रही है, टारगेट या लक्ष्य क्या है और फोकस क्या है? पहले के पॉलिसी से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। फोकस तो वही है, इन्वेस्टमेंट लाना है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है। ऑलरेडी पैरेलल कई सारा प्रोग्राम जो चल रहे हैं जैसे मेक इन इंडिया वगैरह, तो 2012 का कंटिन्यूएशन है अभी जो 2018 में आया है। पर लेकिन बीच में जो परेशानियां जो इन्होंने देखा है ऑन फील्ड जो इम्प्लीमेंटेशन में, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया है और मार्केट साइज़ को देखते हुए टारगेट्स वगैरह अपना ज़्यादा बढ़ाया है। क्योंकि आजकल 2012 से अभी मोबाइल फ़ोन हैंडसेट्स का सेल्स तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, इतना बढ़ गया है। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी, म्यूज़िक प्लेयर्स हो, टेलीविज़न हो, रेफ्रिजरेटर हो, माइक्रोवेव हो, सबका मार्केट बढ़ गया है। तो देयरफॉर द पॉलिसी हैज़ बीन मेड मोर एम्बिशियस का और ज़्यादा जोर देना चाहते हैं। पर इसमें से एक ज़रूरी है, आजकल का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट का। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसलिए ये पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना अभी इम्पोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम हमारा एम्प्लॉयमेंट को बाहर कहीं भेज रहे हैं। मतलब इधर एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह किसी और को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अगर इस पॉलिसी में जैसे बोल रहे हैं उतना अगर इन्वेस्टमेंट लेके आए और मैन्युफैक्चरिंग इतना बढ़ाएंगे तो हमारा मार्केट तो है ही, तो देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है इससे। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आज का एक बहुत बड़ा समस्या ठीक होगा। ओके मनु, जिस तरीके से इस पूरी पॉलिसी को हम देख रहे हैं, ड्राफ्ट है हालांकि ये, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सेक्टर में कहूँ जहाँ पर इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट का। और जो बात कह रहे हैं सुनने बहुत है कि असल में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो कि सरकार का एजेंडा है, और मेक इन इंडिया के बाद ये नई पॉलिसी उसको कितना आगे ले जाती हुई आपको दिखती है? देखिए, अगर हम पॉलिसी के लेवल से देखें, पॉलिसी में जो पॉइंट्स हाईलाइट करे गए हैं उसके उद्देश्य, उसके ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी अच्छे हैं। बट मैं उसमें एक पॉइंट कहना चाहूँगा, क्योंकि हमने जो अपने नंबर्स और आंकड़ों को जो बढ़ाया है पिछले 5-6 सालों में, हमने वो कंजम्पशन के ट्रेंड पे बनाया है। अगर हम ग्लोबल एक पैरामीटर को देखें तो एशिया में इंडिया का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा बढ़ा है। और हमारी बहुत ऐसी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की जो आसियान एक्ट के अंदर, FTA एक्ट के अंदर, विद इन साउथ एशिया मार्केट्स में भी अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम मार्केट्स को कंजम्पशन दे सकते हैं इंडिया से। सो अगर हम उस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए अगर हम देखते हैं कि नंबर्स बढ़े हैं, अच्छा पॉइंट है, दैट इज़ अ गुड अर्निंग, क्योंकि हमें एक रेवेन्यू अच्छा दिखता है। दूसरा, उसका एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का बोला, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए टेक्नोलॉजी है, हम बात करते हैं सर्किट बोर्ड्स की, वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिस पे सारे कंपोनेंट्स माउंट होके एक फ़ोन को बना रहे हैं। पहले हम सबके फ़ोन थे हमारी जेबों में फिट नहीं आते थे, आज ये नहीं पता लगता फ़ोन कहाँ छुप गया है।
सो इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट्स भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे अगर हम उसके इंपोर्ट्स को और ड्यूटीज़ को कम करते हैं और फिर यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप उसको मैन्युफैक्चर करो, पूरा मेक इन इंडिया को रियल सेंस में हम मेक इन इंडिया बना के अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर इन नंबर्स के अगर हम कुछ परसेंटेज नंबर्स भी अचीव करते हैं तो हमारी अर्निंग्स भी बहुत बढ़ती है। बिकॉज एक्सपोर्ट बढ़े बट साथ साथ थोड़ा इंपोर्ट हमारा कम हो और हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जहाँ पे हमारी जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसको हम ठीक करें। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा इसमें यह है कि जो सेंट्रल की जो पॉलिसीज़ हैं उसको वो स्टेट के एग्जीक्यूशन के साथ एक मिक्स करके चलें। बिकॉज देखिए एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे होगा, ब्रेन वहाँ पे है, नॉलेज वहाँ पे है, मैन पावर वहाँ पे है। क्योंकि जब वहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, वहाँ के लोकल लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब करने के लिए, एक अच्छा टैलेंट हमारे देश में रुकता है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा टैलेंट है जो इधर उधर बाहर भाग रहा है, बाहर के लोग भी हमारे टैलेंट को उठा रहे हैं। तो एक हम टैलेंट को भी अपने कंट्री में होल्ड कर सकते हैं और अपनी वो बेस्ट प्रोडक्ट्स भी अपने उस लिमिटेड दायरे के अंदर ला सकते हैं। मान लीजिए जैसे तेलंगाना गवर्नमेंट अपने बहुत प्रमोशंस को प्रमोट कर रहा है कि आप यहाँ के सेटअप लगाइए, फैक्ट्री लगाइए। उसी तरीके से एमपी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कर रहा है, साउथ गवर्नमेंट कर रहा है, यूपी गवर्नमेंट ने अभी मोबाइल को देखते हुए काफ़ी चीज़ें प्रमोट करी हैं। बिकॉज अगर आप देखें नंबर्स में मोबाइल का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है हमारे देश में, इसका कंजम्पशन बहुत है। एक क्वार्टर पहले ही हम लोग कम से कम 50 से 55 मिलियन हैंडसेट इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए अगर हम 500 मिलियन के करीब हैंडसेट्स एक्सपोर्ट करते हैं तो कितना रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, कितनी एम्प्लॉयमेंट होती है। जो आपने भी एक पॉइंट बोला एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए, नॉलेज को देखते हुए, उससे एक कम्युनिटी जनरेट होती है। देखिए एंटरटेनमेंट एक कम्युनिटी है, ऐप कम्युनिटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जिसमें लोग कर रहे हैं। जितनी आज हमारी सर्विसेज चल रही हैं, कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंस हम ला रहे हैं। सो गवर्नमेंट की सेंट्रल पॉलिसीज़ का स्टेट के एग्जीक्यूशन पॉलिसीज से भी अलाइनमेंट होना मैं समझता हूँ एक बहुत जरूरी पैरामीटर है। बिकॉज वहाँ पे लोगों को अगर सब्सिडीज मिलती हैं और अगर मान लीजिए एज अ आप एक बिजनेसमैन है, आप कहते हैं यार मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ और बट लैंड कॉस्ट, मेरा मानना ये है कि वो मेरा जो रियल एस्टेट है अगर मेरे प्रोजेक्ट में 50% से ऊपर जा रहा है तो शायद मेरी बॉटम लाइंस मेरे टॉप लाइंस को हिट करती है, मेरे मार्जिन्स को हिट करती है। सो गवर्नमेंट को थोड़े से स्टेट के एग्जीक्यूशन लेवल पे भी कुछ सहूलियतें देनी पड़ेंगी, जिसमें कि हाँ एक होना चाहिए कि भाई हमने गवर्नमेंट को भी कुछ पे करना है, बेनिफिट्स होने चाहिए जिससे कि ओवरऑल हम इकोसिस्टम को बढ़ा सके। सक्सेना साहब, जो बात मनु ने कही तो थोड़ा सा मैं और आगे ले जाके समझना चाहूँगा दर्शकों के नज़रिए से कि जब हम बात कर रहे हैं 500 मिलियन इकाई को बढ़ाकर 1 अरब मोबाइल फ़ोन करने की बात कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें जो कंपोनेंट की बात हो रही थी उसमें एक बड़ा, मैं कहूँ कि बहुत विशाल एक हमारे पास पोटेंशियल है और इसके दरमियान जो इंटरनेशनल कंपटीशन है उससे हम कैसे निपट पाएंगे और इस पॉलिसी में उसको लेकर कुछ एक्स्ट्रा कुशनिंग सहूलियत की बात है? कबीर जी, अगर आपकी अनुमति हो तो थोड़ा मैं हटके कुछ कहना चाहूँगा, थोड़ा सा हटके। एक तो यह कि जब मैंने इस पॉलिसी का अध्ययन किया, मैं फिजिसिस्ट हूँ और मैं BSNL में रहा बहुत सालों तक, टेलीकॉम सेक्टर को मैंने देखा है जिस प्रकार के परिवर्तन आए। मैंने रिसर्च एक C.DOT संस्था उसको भी स्थापित करने में मेरा योगदान था पिट्रोदा साहब के साथ में। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इसकी, और ये जो पॉलिसी मैंने पढ़ी तो ये बिल्कुल रामायण जैसी लगी, बड़ी सुखांत है। इसमें बहुत सारे पात्र हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं और ऐसी बातें 2012 की पॉलिसी में भी कही गई थी, उसमें भी बहुत सी बातें कही गई थी। विशेष रूप से जैसे कहा गया था कि 400 बिलियन एक्सपोर्ट की बात कही गई थी कि इतना हम जो है यहाँ से निर्यात करेंगे। ऐसी बहुत सी बातें कही गई थी जो अब वैसी की वैसी यहाँ पर आ गई हैं। सवाल ये है कि हमें एक सवाल पूछना पड़ेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं सारे विश्व में, वो उसको कौन लोग करते हैं? आपको जान के आश्चर्य होगा और गर्व भी होगा कि इसमें बहुत से लोग हिंदुस्तानी हैं। जो आपके लैपटॉप पे जो चिप लगा हुआ है, पेंटियम चिप, आप जानते हैं किसने बनाया है? वो एक हिंदुस्तानी था, विनोद धाम, कैलिफोर्निया में काम करता था। ऐसे ही सत्या नडेला का नाम सुना होगा और बहुत सारे लोगों के जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के जो चीफ हैं वो हिंदुस्तानी हैं। प्रश्न उठता है कि हिंदुस्तान में वो सब क्यों नहीं हो पाया जो बाहर हो रहा है? प्रश्न वहाँ पे उठेगा। बहुत सारी बातें हम कहते हैं, एक दोहा है कबीर का जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो कहता है एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसमें सब चीज़ें कह दी गई हैं, इतने कि हम एक्सपोर्ट कर देंगे, हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा देंगे, हम क्लस्टर बना देंगे, हम M-SIPs कर देंगे, इतने सारे नाम हैं, EDC है, ESDM है,
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी बातें कही गई। सवाल ये उठता है कि कहीं एक पहले जड़ को पकड़ना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा खेल है जो जनसाधारण का खेल नहीं है, उसमें आपको बहुत ही योग्य व्यक्तियों को लगाना पड़ता है, जीनियसेस लगते हैं। मैंने वो जीनियस का एक रिवॉल्यूशन हिंदुस्तान में देखा था जब टेलीकॉम का रिवॉल्यूशन हुआ और सैम पिट्रोदा हिंदुस्तान में आए। हमने उस समय एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बनाई जो दुनिया में सबसे अनूठी थी, तो उसको करने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मैं तो पहले मैं एक मिनट खत्म कर दूं इस बात को, सुन लीजिए। नहीं, क्योंकि वक्त बहुत जस्ट खत्म हो रही है बात। मेरा सवाल इससे ज़्यादा लगा है। मेरा सवाल ये कि जो हम पीछे की बात कर रहे नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये कि जो पॉलिसी सामने है, क्या इस पॉलिसी में मेक इन इंडिया या फिर उस टैलेंट को हम भागीदार बनाने को तैयार नहीं है? नहीं, उसमें बहुत दिख नहीं रहा है मुझे। मैं वही कहना चाह रहा था। सबसे बड़ी बात है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो नए इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट को दे सके, और अभी भी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदलती है। अगर आप बहुत योग्य व्यक्तियों को लाएंगे और कल एक नई टेक्नोलॉजी ले आएंगे तो आप सारी दुनिया में लीडर बन जाएंगे। जो इस पॉलिसी में कहा गया है कि हिंदुस्तान को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का लीडर होना चाहिए, हम लीडर हो सकते हैं। इतने योग्य व्यक्ति हैं हमारे यहाँ, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, IIT पड़े हुए हैं, लेकिन वो 3 इडियट जैसा सवाल आ जाता है। जहाँ योग्य व्यक्ति हैं उनको जब तक हम बढ़ावा नहीं देंगे, यूनिवर्सिटीज़ में, IITs में इतने इंस्टीट्यूशन हैं, इतने बच्चे हैं, मैं अगर बड़े तौर पर समझूं तो जब तक उसको हम मूल में लगाएंगे, इंप्लीमेंट करने में बातें पॉलिसी लेवल पर सीखें, उसको इंप्लीमेंट करने और में उसके मूल में सबसे पहले रिसर्च पे इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और सारे जो योग्य लोग हैं उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। जिस तरीके से जिस पॉलिसी में देख रहा था, क्योंकि रिसर्च इसमें एक बड़ा फैक्टर कहा गया, फोकस जो मैंने देखा ओवरऑल, वो रिसर्च एक बड़ा फैक्टर है इसमें, जिसका जिक्र सक्सेना साहब कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि एक कोशिश नहीं हुई इससे पहले। जमीनी मुश्किल क्या है, और इस बार जो फोकस रिसर्च की बात हो रही है, इनोवेशन की बात हो रही है, और जो हम एक कहते हैं कि सेटअप एक, मैं कह रहा हूँ कि तमाम जो अलग अलग विधाएं हैं उनको एक साथ कोलैबोरेशन की बात भी हो रही है, वो इम्प्लीमेंट लेवल पर कैसे आएगी, इसके बारे में क्या कुछ जिक्र है? बिल्कुल सही है। इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा डिपार्टमेंट एकजुट होकर करना पड़ेगा। जैसे ये नहीं है कि वे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ने कह दिया कि हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं, बाकी लोगों को भी मेहनत करने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट को। आपको याद होगा नोकिया फ़ोन बहुत फेमस हुआ करता था और इंडिया में नोकिया मैन्युफैक्चर होने लगा। तमिलनाडु में चेन्नई के पास एक प्लांट था, पर ऐसा परेशानियां आई, इनकम टैक्स से लेकर के लोकल स्टेट गवर्नमेंट, ये वो इतनी सारी परेशानियां हुई, अभी वो प्लांट बंद पड़ा है। तो ये इस तरह का जो चीज़ें हैं, ये एक इन्वेस्टर के साथ ऐसा हुआ तो दूसरा इन्वेस्टर डरता है वहाँ जाने में। तो कुछ स्टेटें हैं जो कोशिश करती हैं कि भाई हमारे यहाँ आइए, हम इन्वेस्टमेंट देते हैं, आपको बिजली देते हैं, हम आपको अच्छे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देते हैं, पानी देते हैं, सड़कें देते हैं। बाकी कई जगह पे तो ये सब सुविधा है नहीं, खुद करना पड़ता है। कुछ जगह में अगर कुछ कोशिश भी करें कुछ स्टेट में, वो नहीं पाता, नेगेटिव एनवायरनमेंट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी, कोई कस्टम्स डिपार्टमेंट है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, सबको इंडस्ट्री प्रमोट करने की काम करें। आप टैक्स का चोरी रोकिए, लेकिन उसके साथ साथ में इन्वेस्टमेंट को मत मारिए, इन्वेस्टमेंट को ख़त्म मत करिए। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। चाइना और इंडिया में यही अंतर था। चाइना में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ उन्होंने टारगेट बना दिया, सब डिपार्टमेंटों ने प्रमोट किया, बैंकों ने लोन दिया और अथॉरिटीज़ ने सब फ्रीडम दिया, फटाफट मैन्युफैक्चरिंग में इतना बड़ा फोर्स बन गए। इंडिया में इसी की कमी है। सब ने एकजुट होके, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का सारा डिपार्टमेंट अपने एक चेन की तरह काम नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। सो एक मन लगा के सब ने अगर कोशिश किया तो जरूर हो सकता है। वही अभी तक नहीं हुआ है। मन लगा के जो काम करना है, अगर मैं एक काम कर रहा हूँ, अगर दूसरा उसको रोक रहा है, दूसरा कोई काम कर रहा है उसको तीसरा जाके रोक रहा है, ये परेशानी बहुत है। और मनु, क्या यही वजह है जो थोड़ा सा फर्क जो मुझे दिख रहा था कि इस बार जब बात हो रही है कि 20 ग्रीनफील्ड और 3 ब्राउनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की बात है, और जिसमें करीब 1577 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से शुरुआत में निवेश की बात हो रही है, जो बात सक्सेना साहब कह रहे थे कि असल में वो माहौल और उसको ज़मीन पर उतारने के लिए। करेक्ट। तो क्या ये उतारने की शुरुआत भर है, और जो आप पहले कह रहे थे कि राज्यों को इसमें आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, वो बड़ा फैक्टर होगा? देखिए, वो बहुत बड़ा फैक्टर इसलिए है क्योंकि काम कहाँ पे होगा। देखिए, सरकार ने एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से पॉलिसी बनाई जो बहुत अच्छी जा रही है, बट अगर हम उस हिसाब से देखें कि राज्य लेवल पे एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ती है, जैसे आपने एग्जांपल लिया नोकिया की फैक्ट्री का,
इसी तरीके से मोटरोला एक ब्रांड था, बहुत बड़ा एक ब्रांड था, आज की टाइम में भी लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, बट उसका भी फैक्ट्री बंद हो गया। सो पॉइंट हमारा यही है कि हमारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, एक्सपोर्ट हम बढ़ा सकते हैं अगर हम थोड़ा राज्य लेवल पे उसको इंटीग्रेशन लाते हैं और हम ये दिखाते हैं कि यार सर्किट बोर्ड्स और जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ बनेंगे, यहाँ पे असेंबली होगी, इसके मूवमेंट्स हमें मिलेंगे। क्योंकि देखिए बहुत गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ भी बढ़ा दी, जैसे जीएसटी इसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देगा। ये ई वे बिल जो पैरामीटर आया वो बहुत हेल्प करेगा लॉजिस्टिक्स मूवमेंट के लिए। हमारा आसियान एक्ट जो है, एफटीए के जो हमारे एक एग्रीमेंट बना हुआ है सारे साउथ एशियन मार्केट से, हमें वहाँ से भी कंजम्पशन बहुत अच्छी मिलेगी, उससे भी हमें एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। सो पॉलिसीज़ हमारे पास बहुत अच्छी हैं, उनका एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो सकता है। बस हमें थोड़ा सा स्टेट लेवल पे और एक लोकल लेवल पे जाके उसको इंटीग्रेट करना है कि यहाँ पे ऐप कम्युनिटी के लोग डेवलप करेंगे, यहाँ पे कंजम्पशन वाले लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। बिकॉज अगर आप देखें, हम सब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारा टॉप लाइन बढ़ता है। बिकॉज आमद कोई भी हम एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम उठाएं, उसकी एवरेज कॉस्ट $10-20 पे घूम रही होती है। फ़ोन की एवरेज कॉस्ट $70 से $90 पे घूम रही है। तो आप ये देखिए कि अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है तो हमारे रेवेन्यू जनरेशन कितना बढ़ता है, उससे हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। बस थोड़ा सा एक स्टेट लेवल पे और एक लोकल लेवल पे इंटीग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है अब, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। नंबर्स हमने कंजम्पशन पे बढ़ा लिए, हमने बाहर को नहीं देखा, कंजम्पशन दिख रहा है, हमारी स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, हम लोग खर्च कर रहे हैं। देखिए अभी एक नेक्स्ट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में 5G की है, IoT की हम बातें कर रहे हैं। गूगल आ रहा है, एलेक्सा कॉल आ रहा है, उधर से सब लोग अपने अपने कंपोनेंट्स पे बात कर रहे हैं, वॉइस कमांड पे बात कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम एलेक्सा ही जैसा कोई इंडिया का प्रोडक्ट बनाते हैं और जो इंडिया में कनेक्ट करता है, हम सब चीज़ों से इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए आज हर जना चाहता है कि मैं कमांड दूं और मेरा काम हो जाना चाहिए, जिससे कि हमें पता लगता है कि अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, कंज्यूमर चाहता है इंप्रूव करना, हमें उसको स्टिच करना है, हमें स्टिच करना जरूरी है। देखिए चेंबर ऑफ कॉमर्स भी काम कर रहा है, वो भी चाहता है कि यार मेरे को रेवेन्यू बढ़ता दिखना चाहिए, डॉलर का प्राइस भी ऊपर भाग रहा है। आज आदमी सोचता है डॉलर इतना भाग रहा है, इंपोर्ट रोक दो, बट एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा है क्योंकि उसको लगता है मेरी पेमेंट डॉलर के प्राइस पे हो रही है। तो विच शोज कि अगर हम अपने जो आंकड़े बात कर रहे हैं, नंबर्स हैं, नंबर्स बहुत अच्छे हैं। पॉलिसीज को थोड़ा सा बेनिफिट देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि आप सब्सिडी कर दीजिए, आप 3 साल या 5 साल की रियायत दीजिए लोगों को, थोड़ा सा बेनिफिट दीजिए। क्योंकि देखिए हर एक का मानना ये कि पैसा उसी पैसे से घूमेगा। आप थोड़ी मेहनत करेंगे, टैलेंट को रोकेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ कंजम्पशन बढ़ेगी, हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को देखेंगे। आप देखिए अगर हम सब मोबाइल के नंबर्स की बात कर रहे हैं, पिछले आप 2 साल में देखिए 4-5 इंडियन ब्रांड्स हैं, माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, ये सारों कार्बन, ये सारे ब्रांड्स बिल्कुल डेड हो गए। आप उससे देखिए जब वो डेड हुए, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया, चैनल में मार्केट में लोगों का पैसा खराब हो गया। जो माल बना था, हमने फॉरेन करेंसी जो अर्न भी करी थी वो हमने लूज करी ट्रेडिंग करने में। तो नेट इन नेट इफेक्ट कुछ फायदेमंद नहीं रहा किसी के लिए, उसको ध्यान रखना होगा, ध्यान रखना चाहिए। देखिए पॉलिसियां हमारी बहुत अच्छी हैं, सिस्टम्स हमारे अच्छे हैं, सडनली गाड़ी एकदम से नहीं टर्न हो सकती। ओके, मैं कुछ और सजेशन चाहूंगा सक्सेना साहब, क्योंकि सभी लोग एक बार जरूर कह रहे हैं कि पॉलिसी में सब कुछ बात है, आपने खुद कहा कि सब कुछ इसमें समाहित कर दिया गया है। इम्प्लीमेंट लेवल पर आपकी तरफ से क्या वो पॉइंट है जहां पर फोकस करना चाहिए अगर हम इसे वाकई हम उतारना चाहते हैं और इसके टारगेट को हम अचीव करना चाहते हैं? तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण। पहली तो बात है कि ये पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में या पीछे लाने में अगर ये नहीं सक्सेसफुल हुई तो अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी। इसका कारण क्या है मैं बताना चाहूँगा कि जो इंपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे देश में, वो उतना ही है, आप टेलीकॉम और सब मिला के देख लें, जो करीब करीब तेल पे जितना खर्चा होता है, तेल के इंपोर्ट पे उतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? डिफेंस में जा रहा है, मेडिकल साइंसेज में जा रहा है, टेलीकॉम में जा रहा है। इस समय देश की हर व्यवस्था में वो लगा हुआ है। तो सवाल ये कि कितनी जल्दी हम इसको लागू कर सके अपने देश में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि चीन की बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन शायद आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो चीन में सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग सुविधा है या कंपनी है वो फॉक्सकॉम है। वो चीनी कंपनी नहीं है, वो ताइवान की कंपनी है। वो क्या कर रही है? असेंबल कर रही है। कंपोनेंट्स जो हैं, एक तो इस पॉलिसी में बहुत सी बातें कहेंगी कि हम कंपोनेंट्स बना लेंगे। बहुत से कंपोनेंट जैसे माइक्रो प्रोसेसर है, आप नहीं बना सकते। माइक्रो प्रोसेसर बनाने की क्षमता ही नहीं है और किसी को उसकी नो हाउ भी नहीं दी जाएगी क्योंकि वो तो इंटेल बनाता है। तो कई तो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो पहले हमको असेंबली के प्लांट्स को बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। आजकल यही हो रहा है, जो हम कह रहे हैं ना कि हमने बहुत सारी कंपनियां लगा दी, हम सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे उसको असेंबल कर रहे हैं, उसमें हम झाल मिस्त्री का काम करते हैं, टाका लगा रहे हैं।
अगर साधारण भाषा में मैं कहूँ तो अभी उसके अंदर बहुत काम करना है हमको, बहुत जल्दी हमको काम करना है। और इंडस्ट्री भी कई बार क्या करती है कि सरकार की पॉलिसी को तो बहुत ज़्यादा वो उसका क्रिटिसिज्म करती है, उसके बारे में कहती है कि इसमें कमियां हैं, लेकिन इंडस्ट्री भी कई बार चूक जाती है। इंडस्ट्री क्या कर रही है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि उन्होंने सारा का सारा फ़ोन इंपोर्ट कर लिया, उसमें अपना लेबल लगा के बेच दिया। वो नहीं, थोड़ा इंडस्ट्री को भी काम करना क्या पड़ेगा। ये भी सच है? एक R&D का काम जो है इंडस्ट्री में है ही नहीं, इनोवेशन का काम ही नहीं करती इंडस्ट्री। R&D पर क्या इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है? और दूसरा ये कि जो सरकार रियायत या फिर जो सुविधाएं देती है उसका जो टाइम लिमिट है कि तब तक सुविधाएं मिलेंगी, उसका लाभ लिया जाता है और उसके बाद उसको लेना चाहिए लोगों को। अब देखिए आप, उसके बाद बाहर निकल जाते हैं और वो इंडस्ट्री बदल जाती है। नहीं तो ये एक थोड़ा सा जो है बड़ी शॉर्ट टर्म गेन के लिए इंडस्ट्री काम कर रही है आजकल, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उनका बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इंडस्ट्री की अपनी कमियां होंगी, अपनी कठिनाइयां हैं जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लंबा सोचना पड़ेगा। एक तो ये बात हुई। दूसरी जो बहुत बड़ी बात है जिसपे कि हमें तुरंत सोचना पड़ेगा, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें लीप फ्रॉग, जैसे चाइना का आप देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना काम हो रहा है चाइना में जो अमेरिका में भी नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। ब्लॉकचेन आया, सारी दुनिया में काम हो रहा है, हमारे यहाँ ब्लॉकचेन पे अभी जो है बहस चल रही है। तो टेक्नोलॉजी को पकड़ने की और टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी अंदर लाने की आवश्यकता है, उसके लिए हमको एक सोच पैदा करनी पड़ेगी। हम क्या कर रहे हैं कि जब कहीं पे बढ़िया चीज़ हो जाती है तो हम उसको ले लेते हैं। दूसरा एक दुर्भाग्य है कि जो चीज़ हमारे देश में बनती है उसको लोग पसंद नहीं करते। जो बाहर से लेवल, अगर मान लीजिए, हम लोग बचपन में सुना करते थे कि जो स्वेटर जो था लुधियाना का बना हुआ अगर कनाडा से आता था तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अगर लुधियाना वाला स्वेटर हम यहाँ खरीदते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी। ये बहुत सी चीजें इसमें करनी ये तो व्यक्तिगत सोच और उसकी, मैं कहूँ तो ये बदलना पड़ेगा, प्रेफरेंस की बात है। सरकार, मैं बात करता कि सरकार की जो नीति है और मंशा है उसको लेकर। और गणपति, दो चीजें जो ओवरऑल दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं उसको थोड़ा सा मैं और समझना चाहूँगा। कि पहली चीज़ ये कि अभी हाल ही में जब चौथा सेंटर खोला गया फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेकर, यानी कि साफ दिख रहा है कि दुनिया भी मान रही है कि यहाँ पर टैलेंट भी है और बाजार भी है जी। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स जो सबसे बड़ा सेगमेंट दिखता है, और ठीक है साहब ने कि आर्थिक विकास की ग्रोथ को आगे ले जाने या उसके रुकने पर इस सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होगा। बहुत सही कहा। क्या बड़ा क्वेश्चन है, क्या बड़े आपको लगता है कि चैलेंजेस हैं और जिनको हमें ध्यान रखना होगा जब हम इसे जमीन पर उतारेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम देखेंगे तो दो मेजर डिवीजन है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में कम से कम हमारा पास एक, हम कह सकते हैं कि एक इन्फोसिस है, एक विप्रो है, एक TCS है, ऐसे 3-4 हो सकते हैं। बाहर वाला कंपनी के लिए वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लेकिन बना रहे हैं, बड़े कंपनी हैं। लेकिन हार्डवेयर में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो जम के यहाँ पे इंटरनेशनली नोन हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, शुरू से ये कमी रहा है कि ये परेशानी को दूर करना पड़ेगा। और एक तो मोबाइल फोन एक साइड है, और भी चीज़ें हैं जैसे स्मार्ट वॉचेस है। स्मार्ट वॉचेस का कितना आगे बढ़ेगा वी डोंट नो, कि फ़ोन की जगह स्मार्ट वॉच ले ले कल। तो इन सब चीज़ों को सोचना होगा, सोच के इनको ये करना होगा कि दिस इज़ नॉट लाइक मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स और मैन्युफैक्चरिंग फुटवेयर, दिस इज़ डिफरेंट। उससे मतलब हट के काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी लगता है, इसमें सॉफ्टवेयर भी लगता है, इसमें हार्डवेयर भी लगता है, और दूसरा ब्रांडिंग भी लगता है। तो एप्पल का जो आज वैल्यू है वो दूसरों के पास नहीं है, क्योंकि वो ब्रांड का। तो ये सारा मिल के काम करना है, तो इसलिए कॉम्प्रहेंसिव पैकेज टाइप का करना पड़ेगा। और अगर इसमें अगर हम सक्सेसफुल होते हैं कि पूरा दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अगर डॉलर जो है खर्चा करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स में हम खूब कमा सकते हैं, दैट कुड बी आवर ग्रेट स्ट्रेंथ। तो लेकिन उसके लिए मेहनत खूब करना पड़ेगा, मेहनत, रिसर्च और सही दिशा में समन्वय के साथ आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत जल्दी से सर, मैं वक्त खत्म हो चुका है, माफी चाहूंगा। और बात दर्शकों की राय की चौथी औद्योगिक क्रांति को लेकर हमने कार्यक्रम दिखाया था 11 अक्टूबर को। आकांक्षा वर्मा लिखती है कि चौथी औद्योगिक क्रांति की दिशा में सरकार का कदम सराहनीय है और हमारे देश में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक और दर्शक हैं शंकर कुमार, लिखते हैं कि भारत सरकार का ये अच्छा प्रयास है जिससे हम व्यापार को संतुलित कर सकते हैं और अपनी आबादी को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराकर विश्व व्यापार में अपना अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना हमें लिखते रहिए, कार्यक्रम में शामिल करेंगे और हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।